जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो जो है आप लोग लिंक को कॉपी करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा। लिंक कॉपी करिएगा जल्दी से और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, फिर अगर आप लोग तैयार हैं तो आप सभी लोग रेडी लिखिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो एक बार आप लोग जो है वह शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी लोग भैया शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखिएगा, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद या कानपुर। अब देखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वैसे कहाँ पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शिमला में है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में जो उसकी शाखा है तो उत्तर प्रदेश में उसकी शाखा जो है वो कहाँ पर है बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में शाखा कहाँ हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, लखनऊ में क्या है तो आप लोग याद रख सकते हैं, लखनऊ के अंदर कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसको यहाँ से मिटाए दे रहे हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, गाजियाबाद में बेटा क्या है तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। कानपुर में क्या है तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र। और क्या है यहाँ पर तो राष्ट्रीय या भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा तो शिमला में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। निम्न में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, कोलंबिया का पठार, ओजार्क पठार या अनातोलिया का पठार बताइएगा। सबसे ऊंचा पठार जो है इनमें से कौन सा है बताइएगा, और ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये भी बताइएगा आप लोग कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, किस देश में स्थित है। तो देखिएगा, पामीर का पठार जो है वो तजाकिस्तान में है। कहाँ पर है बेटा? तजाकिस्तान या मध्य एशिया में। कोलंबिया का पठार जो है वो अमेरिका में है। ओजार्क का पठार यह भी अमेरिका में है। और अनातोलिया का पठार जो है यह तुर्की में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, विश्व में सबसे ऊंचा पठार जो है वह निम्न में से पामीर का पठार है। कौन सा है? पामीर का पठार है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको विश्व की छत भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? विश्व की छत कहा जाता है। इसको एशिया का मृत हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का मृत हृदय भी कहा जाता है। इसको एशिया का निष्प्राण हृदय भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार, बाई ऑप्शन जो है वो पामीर का पठार है। और अगर तिब्बत का पठार आ जाए तो तिब्बत का पठार जो होगा वो सबसे ऊंचा होगा, अगर ऑप्शन में हो तब। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा कि मूंगफली की जन्मस्थली है, मतलब मूंगफली जो है उसका जन्म स्थान सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न हुई? अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील बताइएगा कि मूंगफली की जन्मस्थली कहाँ पर है बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। और अच्छा, भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर, ये भी बताना, भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम। ठीक है, तो देखिएगा, मूंगफली की जन्मस्थली जो है वो ब्राज़ील है। कहाँ पर है? ब्राज़ील है। और 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में
पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में मूंगफली को लाया गया। भारत में मूंगफली को लाया गया। आप ये याद रखिएगा, भारत में जो भी सब्जियां होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, वो पुर्तगालियों की देन है। जैसे कि आलू है, तंबाकू है, ये सब किसकी देन है? तो यह सारी देन जो है वो पुर्तगालियों की है, ठीक है। अमेरिका, तो अमेरिका जो है वो मक्का, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मक्का की जन्मस्थली क्या है, तो मक्का जो होता है वो अमेरिका में हुआ था। जो गन्ना होता है वो भारत की देन है। और दक्षिण अफ्रीका से जो है हमने क्या लिया था? तो तंबाकू। लेकिन भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय किसको है? तो पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगालियों का, ठीक है। पुर्तगाली भारत में 16वीं शताब्दी में क्या लाए थे? तंबाकू लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा, भारत में मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान किसका है? जल्दी से बताइएगा। तो गुजरात का हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, आलू जो है, आलू भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में 16वीं शताब्दी में लाया गया था, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, या अमराबाद टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो सुमेलित नहीं है? बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? और देखिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, रामगढ़ बिस्दारी जो है वो राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, भद्रा जो है वो कर्नाटक में है, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होकर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो सही आंसर इसका बेटा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना में। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो देखिएगा, महाराष्ट्र में तडोबा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? तडोबा टाइगर रिजर्व है। नवेगांव है, ठीक है। यहाँ पर बोर टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक में उस दिन मैंने आपको बताया था कि दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व है। कौन सा बताया था? दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व बताया था। छत्तीसगढ़ में एक याद रखिएगा, अचन कमार टाइगर रिजर्व है, नाम याद रखिएगा, अचन कमार टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नया नाम है, तो हो सकता हो आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है। बाकी चौथे प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में डीजल परिवहन के लिए मैत्रीय पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई? भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और भारत और अफगानिस्तान? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। डीजल परिवहन के लिए मैत्रीय पाइपलाइन जो है वो कहाँ पर शुरू हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चा आप लोगों का क्या हो जाना चाहिए? भारत और बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश जो है इनके बीच में मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है। और यह मैत्री पाइपलाइन जो है वो कितनी किलोमीटर की लंबी है? तो 131.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। जिनमें से 5 किलोमीटर भारत में है और बांग्लादेश में 126.5 किलोमीटर है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ मोदी जी और शेख हसीना जुल्फों वाली ने। किसने? शेख हसीना ने, ठीक है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य ये है कि 10 लाख मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति प्रतिवर्ष जो है वो भारत किसको करेगा? बांग्लादेश को करेगा। इसके साथ में ही इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत बेटा है कितनी? 377 करोड़ रुपए है। कितनी है? 377 करोड़ रुपए है, ठीक है। अच्छा, भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। और सर्वाधिक सीमा में, अच्छा, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में मैत्री एक्सप्रेस चलती है। अगर ट्रेन रूट पूछ लिया जाए तो कौन सी चलती है? एक तो चलती है मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। एक यहाँ पर बंधन एक्सप्रेस चलती है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। बंधन एक्सप्रेस चलती है। एक यहाँ पर भारत और
बांग्लादेश के मध्य में मिताली एक्सप्रेस चलती है। कौन सी चलती है बच्चा? मिताली एक्सप्रेस भी चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, या मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप जो है वो कहाँ बनाई जा रही है। ठीक है, किस देश में? दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका या चीन में? बताइएगा। तो देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र जो है वह सैमसंग के द्वारा, किसके द्वारा? सैमसंग के द्वारा कहाँ पर बनाई जा रही है? दक्षिण कोरिया में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, दक्षिण कोरिया की राजधानी बताइएगा। अच्छा, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? 38वीं समांतर रेखा, तो देखिएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। मुद्रा आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसकी मुद्रा जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने पढ़ाई है। तो देखिएगा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के मध्य जो है वह कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर, स्मृति मंधाना, सूर्य कुमार यादव या हरमनप्रीत कौर? बताइएगा कि जियो सिनेमा के द्वारा जो है वह अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया। किसको? सूर्य कुमार यादव को। सचिन तेंदुलकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सैवलॉन का हैंड ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, स्मृति मंधाना को कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हर्बल लाइफ का। कौन सा बनाया गया बच्चा? हर्बल लाइफ का। हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया का। किसका बनाया गया? प्यूमा इंडिया का। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा कि पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, साथ में ही गरुड़ एरो स्पेस का, इनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा पेप्सिको का बनाया गया है रणवीर सिंह को। ठीक है, और गरुड़ एरो स्पेस जो है इसका बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया कि जियो सिनेमा के द्वारा सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि चेंचू जनजाति का निवास स्थान है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश? बताइएगा। तो देखिएगा चेंचू जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा आंध्र प्रदेश में कौन सी निवास करती है? लंबाड़ा। कौन सी करती है बेटा? लंबाड़ा। यहीं पर धुलिया है। ठीक है, यहीं पर बगाता है, यहीं पर यालिश है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सिक्किम में कौन सी है? तो सिक्किम में भूटिया है। ठीक है, लेपचा है, शेरपा है। झारखंड में कौन सी हो जाएगी? संथाल हो जाएगी, मुंडा हो जाएगी, बिरहोर हो जाएगी, उरांव जनजाति जो हो जाएगी, और हो जनजाति हो जाएगी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति हो जाएगी बेटा? जल्दी से बताइएगा। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है, किन्नौर रहती है, पंगवाली रहती है। ठीक है, और चेंचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी ईरान में स्थित है? तो बताइएगा, चिम्बराजो है, मेआना है, कोह सुल्तान है या माउंट ताल है? बताइएगा। अच्छा प्रश्न है कि इस बार जो है ज्वालामुखी देकर स्थान नहीं पूछा है, सीधे स्थान देकर ज्वालामुखी पूछ लिया है। और अगर चार की चारों ही ज्वालामुखी पर्वत हैं तो बताइएगा कहाँ कहाँ पर स्थित है, चारों बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, जो माउंट चिम्बाराजो है यह इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। माउंट मेआना जो है यह फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। कोह सुल्तान जो है वो ईरान में है। और माउंट ताल जो है यह भी कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ठीक है, तो सही आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ईरान में एक और है जिसका नाम है देमबंद। कौन सी है? देमबंद ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है? एक सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि शहतूत की कृषि को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, मोरीकल्चर, एपीकल्चर? बताइएगा। जो शहतूत की कृषि होती है इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। सही आंसर इसका बेटा क्या हो जाएगा कि शहतूत की कृषि जो होती है उसको मोरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरीकल्चर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेरीकल्चर तो रेशम कीट पालन को, किसको? रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को, अंगूर की कृषि को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। और एपीकल्चर किसको कहा जाता है बेटा? तो मधुमक्खी पालन को। किसको? मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइएगा बर्मी कल्चर किसको कहते हैं? ये भी बता दीजिएगा जरा। बर्मी कल्चर किसको कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिएगा। तो बर्मी कल्चर जो है वो केंचुआ पालन को, किसको? केंचुआ पालन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 31 मार्च, 4 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च? तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस जो है वो 31 मार्च को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो 2019 से। कब से बेटा? 2019 से। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कौन सा बताए थे? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब आप लोग बता दीजिएगा 22 मार्च और 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, क्योंकि मैंने मार्च के सारे एक एक डे आपको पढ़ा रखा है। बताइएगा। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। और 24 मार्च को जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व टीबी दिवस। ठीक है, टीबी दिवस याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस जो है 2019 से 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? बताइएगा। कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या यस बैंक? बताइएगा। तो देखिएगा, किस बैंक के द्वारा जो है हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, उस बैंक का नाम है यस बैंक। क्या नाम है? यस बैंक है। अच्छा, यस बैंक के आप लोग सीईओ बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी बताइएगा। जल्दी से बता दीजिएगा यस बैंक के बारे में सारे पॉइंट। तो देखिएगा, वर्तमान में सीईओ जो है इसके वो प्रशांत कुमार हैं। 2020 से प्रशांत कुमार जो हैं इसके सीईओ हैं। स्थापना जो होती है इस बैंक की 2004 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। कहाँ पर है बेटा? मुंबई के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने
बायो हाइब्रिड रोबोट का विकास किया है? रूस, इजराइल, अमेरिका या चीन के द्वारा? तो बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने बायो हाइब्रिड रोबोट का विकास किया है? पहली बात तो आप लोग चारों देशों की राजधानी लिख दीजिएगा जरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इजराइल की मुद्रा क्या है? शिलिंग है। प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। इजराइल की जेरूशलम है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। और चीन की क्या है बताइएगा? तो बीजिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, दंडित कैदियों की क्षमादान शक्ति, राज्य एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। बताइएगा कि कौन सा एक कार्य है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? जल्दी से आप सभी लोग सही आंसर करिएगा। ठीक है, बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भाई अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, बिल्कुल सही है। 137 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है और राज्य और केंद्र के मध्य उत्पाद विवादों का निर्णय जो है वह भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन दंडित कैदियों को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? तो आपको पता है राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद 72 के द्वारा, और अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। भाई लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिएगा। महाराज लोग, शादी नहीं होगी ये याद रखो, अब होगी तो बड़े खतरनाक टाइप की होगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? अखिलेश तुम याद रखना ज़्यादा से। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या टंगिस्टन? बताइएगा निम्न में से कौन सी धातु जो है वह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? तो देखिएगा, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो है वो चांदी है, दूसरे नंबर पे तांबा है, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है और चौथे नंबर पे टंगिस्टन है। ठीक है, अगर क्रम से भी पूछ ले तो चांदी सबसे बड़ी सुचालक होती है, फिर तांबा, ठीक है, फिर एल्युमिनियम, ठीक है, और उसके बाद में टंगिस्टन, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो भैया लाइक आइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो देखिएगा कुछ प्रश्नों के आंसर सभी लोगों ने दिए हैं, जैसे कि निशा, नंदिनी, श्रेया मिश्रा। ठीक है, तो जो लोग आंसर दिए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो बिल्कुल सही है निशा बेटा, कोचीन में खोली थी। ठीक है, और नंदिनी तुम्हारा भी सही है, 1596 में। फिर दूसरा प्रश्न था मेरा कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है, बिल्कुल सही था। ठीक है, तीसरा प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वह चेन्नई में स्थित है, ये भी प्रश्न बिल्कुल सही था। और सीएनजी का मुख्य गठन जो है वो मीथेन गैस है। निशा तुम्हारे 4 के चारों प्रश्न ही सही थे। ठीक है, हाँ नंदिनी तुम्हारा भी जो है मुख्य घटक मीथेन होता है, बिल्कुल सही है। आगे श्रेया मिश्रा जी ने भी आंसर दिया था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में है और पुर्तगीज स्टेब्लिश्ड इन देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोजीशन इन कोचीन, बिल्कुल सही है आपका भी। आगे और हैं, और लोगों ने भी आंसर दिए हैं, एक बार आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अखिलेश ने भी भैया आंसर दिया था, सीएनजी का घटक मेथेन गैस है, जाय प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नैया में है। हम समझ गए, तुम्हारी भावनाएं सही है। ठीक है, अच्छा, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेथेन है, श्रेया जी का सही है। और नंदिनी ने यह आंसर बिल्कुल सही दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में है, और साथ में उसने थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ाई कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 2003 में हुई। देखो ऐसे जब आप प्रश्न सर्च करते हैं ना तो खुद से चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी मिल जाती हैं। ठीक है, हाँ नंदिनी का ये भी आंसर सही है कि व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। बाकी भाई धन्यवाद भाभी जी कि योर सेशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल, धन्यवाद।
आप सभी लोगों का धन्यवाद इस प्यार के लिए कि आप लोग लगातार हमसे कनेक्ट हैं। चलिए बाकी जो है इसके बाद हम लोग जो है अपने जलेबी वाले प्रश्न शुरू करते हैं। तो अब आप लोगों को बताना है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है, और धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, बताइएगा। तो लोहे में जंग लगना या कैसा परिवर्तन है, तो बेटा रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है बच्चा? रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, लोहे में जंग लगती किसकी वजह से है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो है लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बच्चा, यूकेलिप्टस हो जाएगा। धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से। किसकी? जस्ता की कमी से जो होता है धान में खैरा रोग होता है। आगे है कि मकोड़े का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, और सबसे नवीनतम हाईकोर्ट जो है वो कौन सा है, ये भी बताइएगा। तो देखिएगा मकोड़े का अध्ययन जो है, अभी तक पढ़े नहीं होंगे मकोड़े का अध्ययन किस में किया जाता है, बता है तो बताइएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। बाकी आप लोग जो है मकोड़े का अध्ययन जरूर बताइएगा। सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, तो अभी आंध्र प्रदेश का कौन सा बना है, अमरावती हाईकोर्ट बना है। ठीक है, और कब बनाया गया, तो ये 2019 में। कब? 2019 में, 1 जनवरी 2019 को बनाया गया। और मकोड़े के अध्ययन को कहते हैं एरेनियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एरेनियोलॉजी जो होता है वो मकोड़े के अध्ययन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है या किसने कहा है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, ये भी बताइएगा। तो देखिएगा अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है यह किसका कथन है, जल्दी से बताइएगा, किस अर्थशास्त्री ने यह कहा था, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, ये भी बताइएगा। तो देखिएगा अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने कहा। किसके द्वारा कहा गया बेटा, रॉबिन्स के द्वारा क्या कहा गया। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है बस 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले कौन सी बैंक खुली थी, तो कौन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुली थी, कहाँ पर, तो मुरादाबाद में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब देखिएगा 2 प्रश्न आप लोगों के लिए वही हमारे होमवर्क के हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, किस समिति की सिफारिश पर हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को बताना है। इसके वर्तमान में CEO कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है नाबार्ड से संबंधित। बाकी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, बाकी भाई निशा, नंदिनी, श्रेया, अखिलेश, समीक्षा, ठीक है, ये लोग लगातार प्रश्नों के आंसर करते रहते हैं। तो देखिएगा ये इससे क्या होगा, आप लोग जब प्रश्न सर्च करेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को जब एक प्रश्न सर्च करते हैं तो 2-3 प्रश्न अपने आप ही उससे रिलेटेड आ जाते हैं, और खुद से सर्च की हुई चीज़ें जो है वो खुद से याद रहती हैं हमेशा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है कोई भी अगर स्पेशल आप लोगों को कोई भी क्लास वगैरह चाहिए है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप सभी लोग भैया एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।